उद्बोधन हेतु आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर आशीष सक्सेना सर। Thank you, Manish. I think I am audible to all of you. जी सर, जी सर। हाँ, okay. So सबसे पहली बात तो है कि I am greatly thankful to the distinguished college and खास करके जो एक इंटरनेशनल स्तर पर एक व्याख्यान की बात करी वेबिनार के माध्यम से, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी की एक तर्क है जिसमें कि हम लोग कैसे अपने आप को इस कोविड पेंडेमिक सिचुएशन के परे अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। और एकेडमिशियंस के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि हम लोग सभी लोग सामाजिक वैज्ञानिक हैं और कई प्रकार से हम लोग जो है नए नए आयामों से अब इसको एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ता प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा सर, जो कि एक अच्छे रिनाउंड मनोवैज्ञानिक हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी उनका जुड़ाव रहा है, उनके एक वक्तव्य में खास करके जो सेल्फ की जो बात है और किस प्रकार से एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में उन्होंने देखा, और हम लोग पाते हैं कि कई सारी चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि काफी प्रैक्टिकल भी हैं जिसको कि हम लोग को अनुपालन करने की जरूरत है। प्रोफेसर एपी सिंह सर ने बहुत अच्छी अभी ग्रामीण विकास के संदर्भ में हम लोग कैसे इन चीजों को देखेंगे उसके बारे में चर्चा करी। और इसके बाद मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर मानवेंद्र सर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से एक बड़े कैनवास के साथ जो है अपनी बातों को रखेंगे। तो बीच में मैं फिलर्स के रूप में कुछ अपनी बातें रखना चाहूंगा, कुछ चीजें रिपीटेटिव होंगी तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग कोविड की बात करते हैं और पेंडेमिक के रूप में ये कैसे उत्पन्न हुआ। तो ये कोविड से पेंडेमिक जो चीजें उत्पन्न होती हैं, मुझे लगता है यहीं का इस प्रोसेस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लगता है कि ये जो आपका विकास का जो एक मॉडल था उसकी एडवर्सिटीज जो है कहीं ना कहीं उसमें दिखती हैं। लाइक बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं कि एक स्मॉल वायरस और एक जो है आपका एक रीजनल या स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जो चीज दिखाई दे रही थी, बट वो एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गया है। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को पेंडेमिक कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रसार है वो काफी व्यापक है। सो वर्चुअली वी ट्राई टू सी दैट हाउ अ स्मॉल एंटिटी हैज बिकम इन पेंडेमिक। दैट इज अ सीरियस क्वेश्चन जिसको कि हम लोग को समझने की या देखने की जरूरत है। और यह पेंडेमिक क्यों बना उस तरह से, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग जो आपका एक भूमंडलीकरण का जो एक दौर है उसमें अपने आप को अछूता नहीं पाते हैं। खास करके कि हम लोग कहते हैं कि भूमंडलीकरण के इस दौर ने हम लोग ने को कई सारे फायदे दिए, हमारे को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। ग्लोबल विलेज की हम लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसे ग्लोबल विलेज का क्या फायदा जिसमें कि आपकी जो दूसरे व्यक्ति की या दूसरे राष्ट्र की जो चीजें हैं वो हमारे गांव तक पहुंच रही हैं। तो ये हमें लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हमको देखने की या समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से जो पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो हम लोग का रूरल जो है वो अछूता ना रहा, उसको हम लोग को कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में देखने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये हम लोग ने देखा और पाया भी है कि शुरुआत में तो ये बायोलॉजिकल फिनोमेनन के रूप में दिख रहा था कि एक वायरस है, बायोलॉजी है इसके पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है और इकोनॉमी भी है। सो वर्चुअली हम लोग पाते हैं कि इसका जो सोशियो कल्चरल इम्प्लीकेशंस जो है वो काफी ज्यादा व्यापक है। हाँ, ये जरूर बात है कि आपका जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है वो इमीडिएट है, फर्स्ट हैंड है, लेकिन आपके जो उसके सोशियो कल्चरल इम्प्लीकेशंस है, रिपरकेशंस हैं, वो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म्स हैं। खास करके कि हम लोग देखें विकसित के साथ साथ अविकसित समाज के या राष्ट्र के लोगों को किस प्रकार से इसने अपने आप को सम्मिलित किया। और हम लोग पाते हैं कि जो आपके अविकसित राष्ट्र थे या जो आपके विकासशील राष्ट्र थे वो एक प्रकार से विक्टिम के रूप में दिखाई दिए हैं, क्योंकि वो तो सफरर्स रहे, विक्टिम्स रहे जिनका की कोई दोष नहीं था। तो ये जो आपकी एडवर्सिटी है आपकी ग्लोबलाइजेशन की, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रहार था जो आपके डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर जो है हावी रहा। दूसरी बात ये भी है कि हम लोग जो खास प्रकार से एक इंडिविजुअलिज्म के चरण में चले जा रहे थे, जिसमें कि हम लोग अपने आप को काफी हद तक टेक्नोलॉजी के साथ और अपने साथ साथ अपने आप को अपने आप में सीमित करते जा रहे थे। तो एक हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो था वो भी काफी ज्यादा मात्रा में व्याप्त रहा, और जिसकी वजह से जब ये पेंडेमिक उत्पन्न हुआ तो हम लोग के पास कई सारे आपके
सोशो साइकोलॉजिकल उसके इम्प्लीकेशंस, ट्रॉमास जो हैं वो दिखाई देते हैं। कई केसेस ऐसे भी थे जिसमें कि लोगों ने आत्महत्या भी करी है अंडर द फियर। तो ये जो आपके इंडिविजुअलिज्म का एक जो तर्क है विकास का, या जो है आपका एक फोर्सफुल इंट्रूजन की बात करते हैं हम लोग, उसको कहीं ना कहीं हम लोग को चुनौती देने की जरूरत है। और पेंडेमिक ने हमें शायद ये सिखा दिया कि किस प्रकार से यह जो आपका एक सेकुलर फिनोमेनन जो दिखाई देता था, इसके पीछे ये सेकुलर नहीं है बल्कि ये क्लास ओरिएंटेड है, कास्ट ओरिएंटेड है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी पाते हैं कि आपका सभी लोग इसमें सरवाइव करें ये जरूरी नहीं है। बेसिकली सर्वाइवल उसी का संभव है जिसकी हम लोग बात करते हैं डार्विनियन फ्रेमवर्क में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो उसी का है जिसके पास आपके सुविधाएं हैं। क्योंकि हम लोग पाते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है और उसके साथ साथ जो लाइफ चांसेस हैं, मुझे लगता है दोनों ही चीजों पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। क्योंकि आपके जो लाइफ चांसेस हैं वो तो सीमित हो गए, वो रिस्ट्रेंड हो गए, और आपके जो लाइफस्टाइल था वो भी काफी हद तक बदल गया। तो वर्चुअली जो लोग जो है आपके इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं वही कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो वर्चुअली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जो एक तर्क है वो काफी मात्रा में दिखाई देता है, जिसकी की यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वर्चुअली वी ट्राई टू सी दैट specific segment of population can only be safeguarded against this pandemic. तीसरा जो एक आपका मुद्दा जो उत्पन्न होता है इस दौरान, वो ये है कि हम लोग के अंदर जो एक एनवायरनमेंट के प्रति जो एक कह सकते हैं कि डिस्टेंसिंग थी, उसको कहीं ना कहीं इसने कम किया। एंड वी ट्राई टू सी दैट देयर इज अ स्पेक्टिकुलर ग्रोथ ऑफ द पब्लिक कॉन्शियसनेस अबाउट द एनवायरमेंटल कंसर्न। तो आपका जो एक पर्यावरण के साथ जो जुड़ाव था, खास करके कि हम लोग देखें कि आपका जो किस प्रकार से विकास के साथ हम लोग पाते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट का जो ह्रास हो रहा था, उसका डिक्लाइन हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं जो है इसने चुनौती दी है। और हम लोग वापस कह सकते हैं कि बैक टू ट्रेडिशंस की बात करते हैं। बैक टू ट्रेडिशंस का मतलब हम लोग का यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी पुरानी पद्धतियों, अपनी पुरानी औषधियों की तरफ वापस आ रहे हैं। हम लोग शायद योगासन पर विश्वास कर रहे हैं, या हम लोग जो है काढ़ा बना के पी रहे हैं, जो कि सारे ट्रेडिशनल या आपके कह सकते हैं कि इंडिजिनियस मेडिसिन या जो आपके घरेलू नुस्खे हैं उसी से हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो वर्चुअली जो है आपका ट्रेडिशनल एलिमेंट जो है, ट्रेडिशनलिटी जो है, वो कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस हो गई है। और जो आपका एक साइंटिफिक टेम्पर था उसमें एक डिक्लाइन है, क्योंकि साइंस जो है कहीं ना कहीं उसने अपने आप को फेल्योर भी शो किया है। वी ट्राई टू सी दैट साइंस विच वाज बेसिकली ट्राइंग टू बूस्ट दैट साइंस कैन डू एनी ट्रांसफॉर्मेशन। विज्ञान जो है पूर्णतः अपने आप को एक कह सकते हैं कि लीडिंग सीट पर किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा था, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि साइंस इज नॉट द अल्टीमेट, साइंस इज नॉट गोइंग टू गिव अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। और यहाँ पर हमें लगता है कि सोशल साइंस जो है उसने अपर हैंड लिया है। चाहे आपके इन जो फिनोमेनन को एक्सप्लेनेशंस के संदर्भ में कि हम लोग किस प्रकार से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग ने जो अपने सोशो कल्चरल तरीकों से किस प्रकार से चीजों को विकसित किया या संयमित किया, वो सारे प्रयास हमें लगता है कि कहीं कहीं ट्रेडिशंस के माध्यम से हम लोगों ने सीखे या उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। इसके साथ साथ हम लोग अगर देखें कि आज हम लोग का जो एक इकोनॉमी के साथ जो जुड़ाव था, खास करके कि लग्जरियस लाइफ की हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो है फूड, शेल्टर और क्लोथ्स का जो एक संदर्भ है, वो हमें लगता है कि सारे बेमानी हो गए। अब हम लोग मॉल में जो है शायद शॉपिंग करने या आपके कंज्यूमरिज्म को जो है वो कहीं बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम लोग घर बैठ के जो है अपना सबसे पहले तो सिक्योरिटी जो है, हमारी जो सुरक्षा है, लाइफ सिक्योरिटी, हम लोग कहीं ना कहीं उसी को ही कह सकते हैं कि चुनौती देने का, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, या उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करें। सो अवर फर्स्ट कंसर्न नाउ इज नॉट द फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, जिसकी बात मैस्लो ने करी थी कि आपका जो बेसिक थ्योरी ऑफ हियरार्की है, जिसमें कि आपका इनिशियल पिरामिड लेवल पर आपका बेसिक जो नीड्स है वो पहले फुलफिल होगी, उसके बाद सेकंड नीड होगी। बट यहाँ पर चीजें रिवर्सल हो गई हैं, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका जो प्राइमरी है वो क्या है, that is the security in terms of life, security in terms of health, I think that become prime, और बाकी चीजें सेकेंडरी हो गई हैं। तो ये जो आपका एक रिवर्सल हुआ है उस वजह से, खास करके कि आपका नीड्स के हिसाब से जो हियरार्की ऑफ नीड्स की जो बात थी, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पाते हैं कि चीजें थोड़ा सा विपरीत दिखाई देती हैं। और इसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं, खास करके कि ये जो एक विकास है, और खास करके जिसका कि उल्लेख जिक्र करते हैं कि
आपका जो पोस्ट मॉडर्न समाज है वो किस प्रकार से एक ऐसा समाज है जो कि जोखिम भरा समाज है, इट्स अ रिस्क सोसाइटी। और ये जो आपका रिस्क सोसाइटी है, यह रिस्क सोसाइटी इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर जो है वो अगेंस्ट है। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज द मैन मेड डिसीजंस, आपके मनुष्य के अपने डिसीजंस के द्वारा यह चीजें या ये खतरे उत्पन्न हुए हैं। So the basic idea in that sense, of course, is that the risk is not because of the change, the transformation, the globalization. Rather, it is basically because of the so-called adverse decisions, wrong decisions of the human being, which has basically led to the new risk. और ये जो नए रिस्क हैं वो आपके हेल्थ के दिखाई दे रहे हैं। पेंडेमिक जो है आपका हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट हो रहे हैं और किस प्रकार से हम लोग नए नए खतरों की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। और यह दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट मॉडर्न के संदर्भ में हम लोग चीजों को देखते हैं कि जो आपका हेबरमास ने जिसका जिक्र किया था कि आपका जो पब्लिक स्फीयर है वो श्रिंक हुआ, या श्रिंक होने का मतलब यही है कि उन्होंने खैर डेमोक्रेटिक संदर्भ में बात करी थी कि प्रजातांत्रिक संदर्भ में जो है आपका पब्लिक स्फीयर श्रिंक होगा, बट इस पेंडेमिक ने जो है हम लोग का पब्लिक स्फीयर जो है वो बियॉन्ड डेमोक्रेसी भी श्रिंक कर दिया है। सो वर्चुअली वी ट्राई टू सी that this postmodern also has resulted into, and with this pandemic, it has resulted into the shrinking of the public sphere. Now our public sphere is very much limited. अब हम लोग का जो अपना इंटरेक्शन का दायरा है वो काफी सीमित है। हम लोग सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार से कॉलेजेस में या विश्वविद्यालयों में जो है या स्टूडेंट के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करना है। सो वर्चुअली जो आपके पब्लिक स्पेसेस थे, जो आपके पब्लिक स्फीयर थे, वो कहीं ना कहीं किस प्रकार से बंद गए हैं या एक खास तरीके से हम लोग को या एक खास विधा से हम लोग को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। नाउ वी ट्राई टू सी दैट वी आर इन द कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम होम। हम लोग घर से बैठ के जैसे कि हम लोग बात कर भी रहे हैं उस तरह से वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं उस तरह से, लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम का जो एक कल्चर है जिसमें कि आईसीटी एनेबल्ड हम लोग का इंटरेक्शन हो रहा है, हमें लगता है कि ये भी कुछ सीमित वर्ग के लिए, खास करके हम अगर कहें अपर क्लास या मिडिल क्लास तक ही सीमित है। बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बेसिकली हम लोग शायद बात कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स की, हम लोग बात कर रहे हैं आपके सो कॉल्ड पुअर क्लास की। तो उन वर्गों में अगर हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि क्या वो वर्क एट होम कर सकते हैं। जस्ट वी थिंक अबाउट द रैक पिकर, हम लोग एक जो आपका कूड़ा बिनने वाला जो है वो क्या वर्क एट होम कर सकता है। एक माइग्रेंट वर्कर जो है वो किस प्रकार से घर बैठ के अपने इस कार्य को कर सकता है। तो ये जो आपका एक मॉडर्निटी का या एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एक दौर था जिसमें कि हम लोग सारी चीजों को सेंट्रलाइज करके किस प्रकार से उत्पादन कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो आपका इंसिपिएंट इंडस्ट्रियलाइजेशन था जिसका मार्क्स जिक्र करते हैं कि कैसे हम लोग डिसेंट्रलाइज मोड में काम करके अपने आप को जो है अपने कार्य को कर रहे थे, मुझे लगता है कि ऐसे तरीकों की भी जरूरत है जिसमें कि हम लोग डिसेंट्रलाइज होकर किस प्रकार से अपने अपने सेक्टर्स में, अपने अपने यूनिट्स में, अपने अपने रीजन्स में उस कार्य को करके और उसको जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में सेंट्रलाइज किया जाए। और इसको ही ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कई सारे प्रयास किए गए, खास करके कि हम लोग पाते हैं कि आपका जो एक नए प्रकार का जो एक परिवर्तन है वो ये है कि अब हम लोग भारतीय संदर्भ में या यूपी के संदर्भ में जो हम लोग के चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया है जिसमें कि उनका प्रयास ये है कि किस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हम लोग ट्रैक करें पहली बात तो, और ट्रैकिंग के साथ साथ जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग उनके पास जो प्राप्त स्किल्स हैं, किस प्रकार की स्किल्स उनके पास है, हम लोग उनको कहीं ना कहीं मैपिंग करें। सो देयर इज अ नीड फॉर मैपिंग ऑफ द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स, और उन स्किल्स के आधार पर हम लोग क्या अपनी इंडस्ट्रीज को उन पर्टिकुलर रीजन्स में बना सकते हैं। लाइक उड़ीसा के कई सारे वर्कर्स जो थे वो आपके गुजरात के डायमंड जो आपका सेक्टर है उसमें इन्वॉल्व थे और उनके पास काफी अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन अगर वही वापस आके अपने गांव में जाके एमजी नरेगा में अपना कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि वो डाइल्यूशन ऑफ स्किल्स की बात है जिसमें कि उनकी जो अपनी स्किल्स हैं जो उन्होंने सीखा है थ्रू टाइम वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएंगे। तो जरूरत हम लोग को ये है कि वाई दे शुड गो टू गुजरात, वाई द स्टेट ऑफ उड़ीसा कांट मेक सर्टेन अरेंजमेंट्स जिसमें कि वहां पर बैठ के उनकी स्किल्स को पूर्णतः प्रयोग करके वह उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। सो आई थिंक देयर आर वेज, लेकिन वेज किस प्रकार से हम लोग उसको प्रचलित करेंगे या किस प्रकार से उसको कह सकते हैं सिस्टमैटाइज करेंगे, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पेंडेमिक हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि टीचर है
हम लोग ने एक व्हाट्सएप में भी देखा था कि कल जैसे आपका गुरु पूर्णिमा थी और सभी लोग अपने गुरु को से आशीर्वाद ले रहे थे। तो एक गुरु जो था, एक तो गूगल गुरु था और दूसरा गुरु जो था वो कोरोना गुरु था। तो कोरोना गुरु ने हम लोग को बहुत कुछ सिखा दिया है। सो आई थिंक let us from the joke apart, let us try to see that how this corona guru has taught us that we have to learn the things very differently. तो हमें लगता है कि इस कोरोना गुरु को हम लोग को नमस्कार करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऐसे माध्यम से, ऐसी चीजों के द्वारा हम लोग को जो है चीजों को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। देयर इज अ नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन, देयर इज अ नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि हम लोग अपने आप को किसी भी ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि अपने आप को परिपक्व कर सकें। लाइक हम लोग ने देखा भी है कि ऐसा नहीं है कि चीजें संभव नहीं है। कई सारे मैरिजेस की बात हम लोग करते हैं, तो मैरिजेस में इस टाइम पर क्या स्थिति थी कि आपका जो एक मैक्सिमम अरेंजमेंट है, इट कैन नॉट बी मोर देन 50 लोगों से ज्यादा आप नहीं जा सकते। और ये 50 लोग हमें लगता है कि सारे परिवार को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 50 की संख्या तो वही हो जाती है। तो वर्चुअली कहीं ना कहीं आपका इस पेंडेमिक सिचुएशन ने माइग्रेंट मतलब जो आपका मैरिज का जो पैटर्न है उसमें जो लिमिटेशंस लाए हैं, उसमें हम लोग का वर्चुअली क्या हुआ है कि आपकी जो इंटीग्रेशन हुआ है, आपके रिलेशनशिप्स का, आपकी किनशिप बॉन्डिंग का जो इंटीग्रेशन हुआ है, और उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक जो है वो रिड्यूस हुई है। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा लेसन कोरोना गुरु ने हम लोग को दिया है कि हम लोग क्या लिमिटेड संदर्भ में अपनी मैरिज को क्यों नहीं कर सकते। पहले भी हम लोग जानते हैं कि गांव में या कई सारे शहरों में भी ऐसे मैरिजेस होते थे जो कि बहुत छोटे लेवल पर होते थे और विद लेसर पम्प्स एंड शोज। सो आई थिंक व्हाई टू वेस्ट मनी इन दीज पम्प्स एंड शोज, लेट अस ट्राई टू बी मोर इनटू द रिचुअल्स। हम लोग अपने रिचुअल्स पर विश्वास करें और उन सीमित आयामों के द्वारा हम लोग अगर मैरिज को करते हैं, इकोनॉमिकली भी वह वायबल रहेगा और हमारा जो एक किनशिप नेटवर्क है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करेगा। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट लेसन that we have to learn. But I think beyond that, if you try to see, like we try to find out many other things which has also been what you can say replaced, yeah, they are in the process of replacement. खास करके कि हम लोग ने जब बात करी थी माइग्रेंट वर्कर्स की, जो हम लोग कर भी रहे थे, हम लोग ने ये जरूर देखा कि कई सारे आपके वर्कर्स जब वापस आए तो कई लोगों ने अपनी जानें दी। खास करके कि जो आपका सेव लाइफ फाउंडेशन ने सर्वे किया था जिसमें पाया कि उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार के और तेलंगाना क्षेत्र के काफी राज्य के जो वर्कर्स हैं ऑन द वे, उनकी जो डेथ की जो रेट है वो काफी ज्यादा था इन जनरल, उन्होंने जो परसेप्शन दिया। नाउ ये जो आपका सिचुएशन इमर्ज हुई, इसके नाते कहीं ना कहीं हम लोग ये भी पाते हैं कि स्टेट जो है वो सजग हो गया। वर्चुअली द स्टेट हैज टेकन अ सीरियस एक्शन। इवन आवर सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि किस प्रकार से हम लोग इन सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स को, जो कि हम लोग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में देखें, तो ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वर्कर्स के रूप में, जो सबल्टन हैं, उनको हम लोग किस प्रकार से सही प्रकार से ट्रीट करें। सो द डायरेक्शन हैज कम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बाय सेइंग दैट दे शुड बी गिवन proper food, they should be given proper security, they should be given proper transportation, अन्यथा जो है आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। So I think the state itself has become pro migrant workers. So कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो चीजें जो उत्पन्न हुई हैं, जिसमें कि आपका वर्कर्स जो एक नेग्लेक्टेड सेक्शन था, अभी भी हम लोग देखते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो काफी मिनिमम है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द grievances, I'm talking in terms of the so called उनका जो एक एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन ये सारी चीजें जो है इस कोविड सिचुएशन में हाईलाइट हुई हैं काफी व्यापक मात्रा में, और सरकार ने जो है काफी स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए हैं। लाइक इन द केस ऑफ उत्तर प्रदेश, वी ट्राई टू सी दैट we had a very good arrangement which has been done, and we try to see that national migrant इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आपका एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर उसने जो आपका स्किल मैपिंग करी है, और आपके जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो अनआइडेंटिफाइड थे, उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूविन कोड को तैयार किया गया है, जो कि आधार के साथ लिंक करके हम लोग कहीं ना कहीं उनको ट्रैक कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको हम लोग एक सही रास्ता या उसके डायरेक्शंस को हम लोग दे सकें। इसके साथ साथ जो है आपका
MSME जो आपका एक इंटीग्रेशन है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का किस प्रकार से रिलेशनशिप है, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो रिटर्न वर्कर्स हैं उनको कैसे हम लोग कल्चरली इंटीग्रेट करेंगे, इसका प्रयास भी जो है आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर ने किया भी है। उस वजह से खास करके जो आप जैसे हमने बताया भी था कि मैपिंग प्लान्स के तहत ये सारे प्रयास किए जाएंगे कि इन वर्कर्स को उनके स्किल्स के आधार पर उनके अपने रीजन्स में किस प्रकार से हम लोग कल्चरली इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज द बेटर अरेंजमेंट। इसके साथ साथ जो है आपका नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी जो है आपकी, जो कि अर्बन क्षेत्रों के लिए है, वो किस प्रकार से जो कि 2015 में जो है लागू करी गई थी, लेकिन अफेक्टिव तरीके से लागू नहीं हो पाई थी। तो मुझे लगता है कि आपका NURHP जो है स्कीम है 2015 की, उसको हम लोग को अफेक्टिव तरीके से लागू करना पड़ेगा, जो कि आपको एक सब्सिडाइज रेट पर ऐसे वर्कर्स को या आपके स्टूडेंट्स को जो है एक सस्ते दर पर जो है आपको कमरे या सुविधाएं प्रदान करता है। तो गवर्नमेंट जो आपके अर्बन सेंटर्स हैं उनको इस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम लोग अगर वह वर्कर्स वहां जाते भी हैं तो वह अपने डिग्निटी के साथ और अपनी पूर्ण सुविधाओं के साथ जो है और अपनी सिक्योरिटी के साथ जो है वह रह सके। और इसमें मुझे लगता है कि आपका जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स वर्क्समैन एक्ट 1979 था, उसको पूर्णतः लागू करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो यह एक्ट था 1979 का, इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट में ना होकर थोड़ा सा परमानेंसी की तरफ है, जिसमें रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और जो सरकार है, कंसर्न सरकार, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, द वर्क प्लेस, वहां की सरकार जो है उनकी जिम्मेदारी को ले। क्योंकि इस पेंडेमिक में हमने देखा कि किस प्रकार से, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वह आपका दिल्ली हो या अन्य स्टेट्स रहे हैं जहां पर कि माइग्रेंट वर्कर्स गए थे, तो उन स्टेट्स ने कहा कि हम इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज यही गया था। और किस प्रकार से हमें उनको वापस उनको कहा गया कि आप वापस अपने अपने स्थान पर जाइए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कह सकते हैं डिलिंकेज की बात है, एलिनेशन की बात है कि आप एक पेरिफेरल एरिया में जब गए हैं और वहां पर आपकी रूटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी रूटिंग जरूरी तब हो पाएगी जब हम लोग उनको एक ठोस तरीके से, एक रजिस्टर्ड तरीके से उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो आई थिंक वी हैव लर्न लॉट मेनी लेसन्स फ्रॉम दिस पेंडेमिक सिचुएशन, जिसमें कि हम लोग के, चाहे वो सरकार है, चाहे हम लोग स्वयं है, चाहे हम लोग की कम्युनिटी है, इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार जो एक नई प्रकार की जो अनटचेबिलिटी उत्पन्न हुई थी कोविड के दौरान, उसको किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उससे निजात पा सकते हैं। तो ये सारे प्रयास किए गए थे और मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस प्रकार की प्रयास करते हैं, खास करके केरला में जैसे हम लोग ने देखा भी है कि एर्नाकुलम मॉडल जो एक आपका कम्युनिटी किचन की जो बात है, इस प्रकार के अरेंजमेंट्स को हम लोग अगर बढ़ावा देते हैं जिसमें कि एक सब्सिडाइज्ड या एक रीजनेबल रेट पर, जिसमें कि वेलफेयर ओरिएंटेशन ज्यादा है, तो वह चीजें ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में मार्केट सेंटर पर है और व्यक्ति जो है वो पेरिफेरी पर है। और इसमें खास करके कि हम लोग देखते भी हैं कि जो आपका एक वेलफेयर ओरिएंटेशन की जो बात करते हैं, कल्याणकारी जो नीति है, स्टेट जो है वो सेकेंडरी हो गया है अब। और कई बार हम लोग को जो है अपने वेलफेयर के लिए जो है कह सकते हैं कि लोगों को स्वयं अपना प्रयास करना पड़ता है। तो स्टेट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो श्रिंक हो गई हैं ग्लोबलाइजेशन में भी। तो इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए जिसमें कम्युनिटी एफर्ट हो, लोगों के वेलफेयर की बात हो, कलेक्टिव वेलफेयर की बात हो, और उसके द्वारा हम लोग चीजों को कह सकते हैं कि पुनः स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार के क्राइसिस आते हैं तो हम लोग उसके निजात पा सकते हैं। जैसे कि रूरल सेक्टर हम लोग देखते हैं, लाइक व्हेन वी वर ट्रैवलिंग यस्टरडे, आई वाज इन ट्रैवलिंग टू जौनपुर, और बीच में हम लोग ने देखा कि कई सारे गांव पड़े और वहां पर कोई ऐसा फेस मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट इज सो प्योर, और डिस्टेंसिंग, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है उससे से, तो डिस्टेंसिंग का भी कोई बहुत ज्यादा अनुपालन नहीं किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से हम लोग को बता रहा है कि आपका जो रूरल है, स्टिल इट हैज दैट पोटेंशियलिटी, एंड द अर्बन विच इज बेसिकली व्हाट यू कैन से लग्जरियस, और उसमें कई कई सारे अट्रैक्शन जरूर हैं, लेकिन उसमें कई सारे खतरे भी हैं। और जो आपका बैक टू विलेज की जो बात है, तो बैक टू विलेज को हम लोग कैसे सही मायनों में अपना सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका एपीजे कलाम साहब का जो एक बहुत अच्छा एक कथन था कि बाय 2020 वी हैव टू अडॉप्ट दिस पूरा दैट इज प्रोवाइडिंग अर्बन
इंफ्रास्ट्रक्चर टू द रूरल एरियाज, मुझे लगता है कि हम लोग को इफेक्टिवली उस चीज को अमल करने की जरूरत है. Why we can't make our rural so strong and empowered that they can take care of their own people? Like MGNREGA is not a ultimate solution. So I think region specific या आपका कह सकते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करने की जरूरत है, जिसमें अगर माइग्रेशन होता भी है तो इट शुड नॉट बी लॉन्ग टर्म माइग्रेशन, इट शुड बी टू सर्टेन एक्सटेंट इन ए लिमिटेड फ्रेमवर्क, जिसमें कि वह अपने आप को इंटीग्रेट कर सकें, कल्चरली इंटीग्रेट कर सकें, बजाय इस प्रकार की स्थिति में जिसमें कि वह क्राइसिस में आते हैं तो दे हैव टू एंड अप देयर लाइफ, दे हैव टू व्हाट कैन से देयर फैमिली has to be suffered, because migrant workers जो हैं वो इंडिविजुअल नहीं है. I try to see them as a collective. जैसा कि मिश्रा सर ने भी कहा था, ग्रेशन मिश्रा सर ने कहा था कि जो इंडिविजुअलिज्म जो है वो खास करके माइग्रेंट वर्कर्स के संदर्भ में हम लोग देखें तो इंडिविजुअलिज्म तो है, लेकिन उनके साथ जो उनकी फैमिली अटैच थी, कहीं ना कहीं उनके इमोशंस, उनके साथ जो जुड़ाव है, या ट्रैवलिंग के समय जो फैमिलीज ट्रैवल कर रही थी, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग को सही मायनों में सोचने की या समझने की जरूरत है. I think I have crossed my time. I'm not sure about that, and I think I will stop it here with a lesson that let us stop extra consumerism. That is one thing which we have to really learn. और दूसरी बात ये है कि हम लोग को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी सो कॉल्ड पॉलिटिकल सिटीजनशिप से, जो डेमोक्रेसी का एक तंत्र है, उससे हटके हम लोग को सोशल सिटीजनशिप की तरफ बात करनी पड़ेगी, where we try to believe in the equality, we try to believe in the welfare of the others. और उसके साथ साथ हम लोग को ये भी देखने की जरूरत है कि कैसे हम लोग जो आपका एनवायरमेंटल जो हैजार्ड्स जो उत्पन्न हो रहे थे उसको हम लोग पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं. आई थिंक दिस फुल वीक इज फॉर दिस प्लांटेशन. लेट अस ट्राई टू वर्क इट सीरियसली so that COVID and other such issues may not be so prime in the coming future. So with these words, I thanks the organizers, Professor TB Singh sir, Professor Yadav also, I think the wonderful host, and definitely we miss this physical interaction which could have been there अगर ये COVID ना होता, लेकिन ये ICT virtual world जो है हमें बहुत प्रकार से जोड़ रहा है. So I think and I will be happy to listen to Professor Manveen Singh sir, who is eagerly waiting to say so many things, and he will have a lot many canvas to cover. So I will not come between you and Professor Manveen sir. So I will take a leave and over to the host. Thank you, sir. Thanks a lot